स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 भारत और समकालीन विश्व इतिहास के पाठ 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण लिखिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुने। इसका उत्तर है एशिया। 15वीं शताब्दी तक बहुत सारे सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे। इसी रास्ते से चीनी पोटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। और अमेरिका 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता खोज लिया और वे अमेरिका तक जा पहुंचे तो अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। अगला प्रश्न है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। इसका उत्तर है 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं के विजय का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के पास कोई परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार नहीं था। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने सभी समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह घुटपेटियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। इस तरह से बिना किसी चुनौती के बड़े साम्राज्यों को जीतकर अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना हुई। बंदूकों को तो खरीदकर छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। जिसमें पहला प्रश्न है, कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। इसका उत्तर है, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर किया कि वो कॉर्न लॉ को फौरन निरस्त करे। कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़कर वे आ तो शहरों में आ दूसरे देशों में जाने लगे। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का आना। इसका उत्तर है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। उस समय पूर्वी अफ्रीका से एरिस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों के जरिए वहां पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक तट पर जा पहुंची। रिंडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए तथा 2 करोड़ लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाजी लोगों की संख्या बहुत कम हो गई।
परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। इसका उत्तर है, महामंदी का प्रभाव जहां पश्चिमी देशों पर बड़े भयंकर तौर पर पड़ा, वहीं उपनिवेशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार था। पहला, व्यापारिक क्षेत्र। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत से कृषि वस्तुओं का निर्यात और निर्मित सामान का आयात बड़े पैमाने पर होने लगा था। महामंदी के कारण इस प्रक्रिया पर भी बुरा असर पड़ा। 1928 से 34 के बीच आयात का प्रतिशत आधा रह गया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ चुकी थी। दूसरा, कृषि उत्पादों पर प्रभाव। इस मंदी के कारण उन कृषि उत्पादों और उससे निर्मित सामानों पर भी भारी असर पड़ा जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग थी, यानी जूट और पटसन की उपज और बनने वाली वस्तुएं। इसमें टाट का निर्यात बंद हो गया था, जिस कारण कच्चे पटसन की कीमतें 60% से भी अधिक गिर गई थी। अतः जिन कृषकों ने पटसन उगाने के लिए कर्ज लिए थे, उनकी स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वे और अधिक कर्जदार हो गए। तीसरा, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। शहरी अर्थव्यवस्था पर महामंदी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पर ज्यादातर वेतनभोगी वर्ग रहता था, आप फिर बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे जिन्हें जमीन का लगान मिलता रहता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। इसके विपरीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा। सरकार द्वारा लगान न कम करने के कारण कृषकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। एक और उन्हें अपने उत्पादों की सही कीमत नहीं मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर उन पर लगान और कर्ज का भारी बोझ पड़ रहा था। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भारी असंतोष का वातावरण था। और चौथा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ। इस मंदी के समय भारत की कीमती धातुओं, विशेषकर सोने का निर्यात पुनः प्रारंभ हो गया। इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई थी। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। इसका उत्तर है, 1920 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की गई। 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में कई परिवर्तन आए। अब विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्जे और विकास संबंधी सहायता ले सकते थे। 50 और 60 के दशकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। चूंकि अधिकतर सरकारें बाहर से आने वाली चीजों का भारी आयात शुल्क वसूल करने लगी थी, अतः बड़ी कंपनियों ने अपने संयंत्र को उन्हीं देशों में लगाने का प्रारंभ कर दिए जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहते थे, और उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, अतः इन कंपनियों ने एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्र स्थापित किए जहां वेतन कम देना पड़ता था। चीन में अन्य देशों के मुकाबले सबसे कम वेतन देना पड़ता था, अतः इन कंपनियों ने यहाँ पर अत्यधिक निवेश किया। इससे अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन आए, जिसने विश्व के आर्थिक भूगोल को बदल दिया। अगला प्रश्न है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। इसका उत्तर है, 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इससे तकनीकी में बदलाव आ चुके थे। खाद्य उपलब्धता पर भी तकनीकी का प्रभाव पड़ने लगा, जो इस प्रकार था। पहला, रेलवे का विकास। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा। पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। और दूसरा, नहरों का विकास। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी का प्रभाव का बहुत अच्छा उदाहरण हम पंजाब में देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पट्टी जमीनों का उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, ताकि निर्यात के लिए गेहूं की खेती की जा सके। इससे पंजाब में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया और गेहूं को बाहर बेचा जाने लगा। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक अस्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF का ब्रेटन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।